today lecture we will discuss the motion of spring mass system is simple harmonic motion। यानी हम प्रूव करेंगे कि जो स्प्रिंग मैस सिस्टम की मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो लेट अस कंसिडर एन इलास्टिक स्प्रिंग हैविंग वन एंड इज फिक्स्ड एंड बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड एट द नेक्स्ट एंड ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग का एक साइड फिक्स है और स्प्रिंग के दूसरी साइड पे बॉडी मास m जो है वो अटैच किया गया है। इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। इनिशियली जो स्प्रिंग मास सिस्टम है वो रेस्ट में पड़ा हुआ है एंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज L। जो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है वो कितनी है L। आफ्टर अप्लाइंग फोर्स F ऑन द स्प्रिंग which causes extension x in the spring। जब हमने फोर्स F लगाई तो फोर्स F की वजह से लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई, x। सो बाय अप्लाइंग फोर्स F which causes extension x in the spring, so according to Hooke's law the force F will be directly proportional to the extension x in the spring। यानी हुक्स लॉ क्या है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे तो उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज आएगा लेंथ ऑफ द स्प्रिंग में। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस is directly proportional to strain, यानी force is directly proportional to extension x in the spring। अगर proportionality खत्म करेंगे तो F is equal to आ जाएगा kx, where k is constant and is known as constant of the spring constant। तो k जो है वो proportionality constant है और यहाँ पर जो है k हम यूज़ करेंगे किस चीज़ के तौर पर, spring constant के तौर पर। तो where K is spring constant, K जो है वो क्या है, spring constant है। इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो डेफिनेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन जो है क्या आएगी, अगर हम K की वैल्यू निकालें तो K इज इक्वल टू आ जाएगा F ओवर x उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो रेशो बिटवीन अप्लाइड फोर्स F एंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग x is known as spring constant K। यानी अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखें तो रेशो बिटवीन अप्लाइड फोर्स F एंड एक्सटेंशन x in the spring is called spring constant K, is known as spring constant। यानी रेशो है अप्लाइड फोर्स F और एक्सटेंशन x इन द स्प्रिंग। तो अप्लाइड फोर्स F और एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग की जो रेशो है उसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट K। और स्प्रिंग कांस्टेंट K जो है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो SI यूनिट ऑफ फोर्स एंड x डिस्प्लेसमेंट पे, और दूसरा जो है डिपेंड करता है स्टिफनेस इन द स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग की सख्तपन। यानी एक सख्त स्प्रिंग है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या होगा, लार्ज होगा। एक लूज स्प्रिंग है तो उस लूज स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग पे डिपेंड करता है। अगर स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग ज़्यादा है, स्प्रिंग ज़्यादा सख्त है तो वहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट K की वैल्यू ज़्यादा होगी। और अगर जहाँ पर स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग कम है, यानी स्प्रिंग जो है लूज स्प्रिंग है, तो वहाँ पर K की वैल्यू भी क्या होगी, स्मॉल होगी। ऐसा यूनिट जो है, ऐसा यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K, तो स्प्रिंग कांस्टेंट K के यूनिट क्या आएंगे, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो न्यूटन पर मीटर ये क्या है, यूनिट है किस चीज़ की, स्प्रिंग कांस्टेंट K की। अब हम अगर व्हेन वी रिलीज द ऑब्जेक्ट, इफ वी रिलीज द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट को हम क्या कर दें, छोड़ दें, तो देन इट विल मूव टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये क्या करेगा, मूव करेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। किस चीज़ की वजह से, ड्यू टू
restoring force F, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स F। तो रिस्टोरिंग फोर्स यानी जितने भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक रबर है, स्टील है या स्प्रिंग है, तो उस पर हम जितनी फोर्स लगाते हैं उतनी ही फोर्स उसमें क्या हो जाती है, रिस्टोर हो जाती है। तो जब हम छोड़ते हैं तो उतनी ही फोर्स से वो क्या करती है, मूव करती है। जिस तरह स्ट्रेच बो है, तीर कमान है, तो उसमें हम जितनी फोर्स से जो है तीर कमान को क्या करते हैं, खींचते हैं, तो उतनी ही फोर्स उसमें स्टोर हो जाती है। तो जैसे हम छोड़ते हैं तो उतनी फोर्स से वो क्या करता है, मूव करता है। तो यहाँ पर भी अगर हम ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा मेन पोजीशन की तरफ, किस चीज़ की वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो व्हेन वी रिलीज द ऑब्जेक्ट देन इट विल मूव टुवर्ड्स मेन पोजीशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, और इट विल कंप्रेस, यानी क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, और इसकी जो लेंथ है वो पहले वाली लेंथ से भी क्या हो जाएगी, ओरिजिनल लेंथ से भी कम हो जाएगी। यानी अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L माइनस एक्स। तो when object is released it will move towards mean position, it will move towards mean position due to restoring force, यानी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। और अब अगर हम हुक्स लॉ लगाएं तो नाउ हुक्स लॉ विल बिकम, अब जो है हुक्स लॉ होगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, क्योंकि अप्लाइड फोर्स की ये डायरेक्शन थी, रिस्टोरिंग फोर्स की ये डायरेक्शन है, तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर जब हम हुक्स लॉ लगाएंगे तो अब हुक्स लॉ की वैल्यू आएगी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू होता है ma और ये माइनस के एक्स, m मल्टीप्लाई है उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के ओवर m इंटू एक्स। अब यहाँ पर k और m ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। k इज स्प्रिंग कांस्टेंट और m जो है मैस है, मैस इज आल्सो कांस्टेंट क्वांटिटी। मैस भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वेरी नहीं करता, हर जगह क्या रहती है, इसकी वैल्यू सेम रहती है। तो स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट है, m जो है वो क्या है, वो भी कांस्टेंट है, मैस। तो इन दोनों की जगह ये दोनों वैल्यूज क्या रहेंगी, कांस्टेंट। चाहे हम फोर्स ज़्यादा लगाएं या कम लगाएं, इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा फोर्स का तो वो किस चीज़ पर पड़ेगा, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग x पर पड़ेगा और एक्सेलरेशन a पे पड़ेगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। यानी अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा फास्टली ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो एक्सटेंशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, स्प्रिंग की लेंथ भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो इन दोनों चीज़ों पे, स्प्रिंग कांस्टेंट k पे और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर इक्वलिटी और कांस्टेंट को, इक्वलिटी और कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी आएगी, तो a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही जो है हमने प्रूव करना था कि जो स्प्रिंग मैथ सिस्टम की मोशन होती है वो क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। रिस्टोरिंग फोर्स की हम क्या डेफिनेशन करते हैं कि अ फोर्स विच causes the object to move towards mean position, यानी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ मूव करती है, मेन पोजीशन की तरफ मूव करती है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये किस चीज़ का एक्सप्रेशन आ गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सप्रेशन आ गया। तो अगर हम डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की लिखें, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम डेफिनेशन करते हैं, दैट काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, दैट काइंड ऑफ vibratory motion in which that kind of vibratory motion in which
acceleration is directly proportional to displacement, in which acceleration is directly proportional to displacement and is always directed towards mean position। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो हमेशा कहाँ होगी, मेन पोजीशन की तरफ होगी। अगर हम ऑब्जेक्ट अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं तब भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ होगी, और अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स तब भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी, मेन पोजीशन की तरफ। तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा कहाँ होगी, मेन पोजीशन की तरफ होगी। So that kind of vibratory motion in which acceleration is directly proportional to displacement and is always directed towards mean position and is always directed towards mean position, directed towards mean position। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आ जाएगी। दैट काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा कहाँ होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मैस सिस्टम, टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन राउंड ट्रिप, यानी एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से छोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करेगा मीन पोजीशन की तरफ, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा, फिर दोबारा मीन पोजीशन और फिर दोबारा यहाँ। तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ से मूव करके दोबारा यहाँ तक एक राउंड कंप्लीट करेगा, इस दौरान इसको जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मैस सिस्टम का फार्मूला होता है T=2πm/k√। तो ये क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मैस सिस्टम का फार्मूला आ जाएगा T=2πm/k√। m जो है वो क्या है, मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, k जो है वो क्या चीज़ है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब यहाँ देखें तो टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग मैस सिस्टम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, स्क्वायर रूट ऑफ मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्क्वायर रूट ऑफ मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या चीज, टाइम पीरियड। यानी अगर हम मैस ज्यादा करेंगे, ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो उसके साथ टाइम पीरियड भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर हम हल्का मैस लगाएंगे तो अगर बॉडी का मैस कम होगा तो उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम भारी मैस लगा देते हैं तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने के लिए, एक ट्रिप कंप्लीट करने के लिए। अगर हल्का मैस लगा देते हैं तो वो जल्दी कंप्लीट करेगा। तो मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट ज़्यादा होगा तो उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए। मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट कम होगा तो उसको टाइम भी क्या लगेगा, कम लगेगा एक टाइम पीरियड कंप्लीट करने के लिए, वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए। अगर हम मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अक्सर एमसीक्यूज आता है कि इफ़ वी डबल द मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर मैस ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्या कर दें, डबल कर दें तो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मैस सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मैस सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा, √2 टाइम्स। यानी अगर हम डबल कर देंगे यहाँ तो √2 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि 1.41 टाइम जो है स्प्रिंग मैस सिस्टम का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैस